इनके पास, सर चाइना से जो निकलता है सब जंक है। बट सर हमने देखा है कि चाइना ने ग्रेजुअली बहुत डेवलप किया है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इवन फॉर दैट मैटर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हम देख रहे हैं कि वो अभी इस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो उनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स थी उन्होंने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया, उनके प्लेटफॉर्म्स ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। सो सर आई मीन वो इतना जंक नहीं है जितना जंक हमारे यहाँ बोलते हैं कि मतलब चाइना से निकली हुई हर चीज़ ही कचरा है, ऐसा नहीं है सर। हाउ डू यू सी द चाइनीज टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में चाइना से निकल रही है डिफेंस में, चाहे वो J10 हो, चाहे वो J17 का अभी जो ब्लॉक 3 जो अब आ गया है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक ऑनेस्ट रिव्यू, हाउ डू यू सी दीज फाइटर जेट्स? देखिए 15 साल पहले अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते ना तो मैं भी यही कहता, चाइनीज टेक्नोलॉजी जंक, छोड़ दो, चिंता ही मत करो, क्योंकि JF-17 जो इनिशियली बने थे इन्होंने दिए थे म्यांमार को, आपने देखा एक क्रैश कर गया, उसके बाद म्यांमार ने उन जहाज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन वही चाइना है ना जिसने डीप सीक भी बनाया था दिसंबर में, वही चाइना है ना जिसने डीप सीक V2 बनाया जनवरी में, उसी दिन लॉन्च किया जिस दिन ट्रंप ने टेक ओवर किया था। आपको याद है $1 ट्रिलियन से मार्केट गिरी थी उस दिन अमेरिका की। क्यों गिरी थी? क्योंकि AI की जो ओपन ये चैट GPT है उसको भी वो बीट कर रहा है प्राइस में एटलीस्ट। हालांकि कैपेबिलिटी में तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि कौन सा बेहतर है, लेकिन जरूर प्राइस में बीट कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो इंटीग्रेट कर रहा है अपने वॉरफेयर के साथ। इसको कहते हैं इंटेलिजेंटाइजेशन ऑफ वॉरफेयर। ये डॉक्ट्रिन उन्होंने चेंज किया। पहले इंफॉर्मेशनलाइज्ड वॉरफेयर होता था, चीन की डॉक्ट्रिन थी, अब वो चेंज करके इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर कर दिया। फिर उसने अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे चेंजेस लेके आए हैं। अब जैसे कि उसने अपनी जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी थी, रॉकेट फोर्सेस, उसको भी चेंज कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। उसमें जितने भी लॉन्ग रेंज से मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, या फिर दूसरे जो ड्रोन्स, अब मिलियन ड्रोन्स वो ले रहा है इस बार 2025 में 10 लाख ड्रोन उनकी आर्मी प्रोक्योर कर रही है। सोचिए 200 के करीब तो J20 फ्लाई कर रहा है। अगर कितने भी बुरे हों, कितनी भी कम ऑपरेशनल रिलायबिलिटी हो, लेकिन है तो 5th जनरेशन के, और उनमें से कुछ भी इफेक्टिव हुए। अब जैसे J10C के साथ इन्होंने PL-15 को इंटीग्रेट किया। ये वही मिसाइल है ना इनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है 200 से 300 किलोमीटर की। ये कहते हैं इन्होंने एक्सपोर्ट वर्जन दिया। मुझे लगता है यहाँ इन्होंने हमारा उल्लू बनाया चीनी ने। और पाकिस्तानी मीडिया सर ओपनली कह रही है ये बात, दे आर सेइंग कि, और जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको सुन रहा था, एंड दे वर सेइंग कि हमने ये बेट डाली थी कि हमने PL-15E जो है हमने चाइना से लिया हुआ, चाइना ने हमको PL-15E दिया है, और कहीं इसके बेसिस पे इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई एंड दे टुक आवर बेट। ये उनका क्लेम है। हाँ, ये उनका क्लेम है, क्योंकि इस मिसाइल जो E वर्जन है उसकी रेंज है 145 to 150 किलोमीटर, जबकि जो PL-15 नॉर्मल ओरिजिनल मिसाइल है चाइना की, उसकी 200 से 300 किलोमीटर रेंज है। तो अगर हमें अपनी टैक्टिक्स बनानी है तो हम 150 किलोमीटर से दूर रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक्चुअली 200 किलोमीटर की ली है और हम 150 किलोमीटर से दूर कर रहे हैं, तो हम उसकी थ्रेट रेंज के अंदर, थ्रेट एनवलप के अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने एक ऐसी बात कही कि हम उनको एक्सपोर्ट वर्जन दे रहे हैं, वो झूठ थी। एक्चुअल वर्जन ही दिया, ये मेरी असेसमेंट है, कहीं से मैंने पढ़ा नहीं है। दूसरी बात आती है कि अगर हमें मैच करना है 5th जनरेशन टू 5th जनरेशन, हमें मैच करनी है चाइनीज सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम, तो ऑफकोर्स वेस्टर्न सिस्टम कहीं बेहतर। लेकिन अगर हम 5th जनरेशन को एक 4th जनरेशन वेस्टर्न सिस्टम के साथ मैच करना है, या 4.5, तो फिर चाइनीज 5th जनरेशन बेटर होगा ही, क्योंकि वो 5th जनरेशन की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वेपन लोड है कन्फर्म बेली में लगाते हैं, जो एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो लगाते हैं, जिनकी रेंजेस 300 किलोमीटर से ऊपर होती है, वो उनको छुपा देता है। तो वो रेडार का सिग्नेचर फिर भी उसका छोटा रहता है। ये स्टेल्थ सुपर क्रूज की फैसिलिटीज, यानी कि रीहीट कर, जो आफ्टर बर्न आग लगती है ना पीछे से, जहां फ्यूल डायरेक्टली जेट नोजल में डाल के बर्न किया जाता है ताकि मैक्सिमम स्पीड मिले जहाज को, तो वो अलग की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सुपरसोनिक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से तेज रहता है फिर भी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक तो है ना उसके अंदर, और इसमें ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रेडार पे उसका सिग्नेचर कम ही होगा। हो सकता है 0.005 ना हो, 0.05 हो तो भी कम होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो F-35 है वो हमारे S-400 से पकड़ा जाता है 97 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि F-35 का जिसको कहते हैं नियरली इनविजिबल, वो भी तो हमारे S-400 में पकड़ा ही जा रहा है ना हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि उनकी क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो ग्लोबल
लीडर बनना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने वेपन सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है। ये जरूर कहूंगा कि दोनों में अगर कंपेयर करें वेस्टर्न सिस्टम्स और चाइनीज, तो चाइनीज के सिस्टम उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती जाए। सर तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो जो J-17 का जो हमने देखा जो ब्लॉक 3 है, अब हाउ डू यू रेट J-17 ब्लॉक 3? वो आपने बता दिया जो पहला इनिशियल वर्जन आया था तो वो तो वाकई में जंक था, लेकिन जो अब जो ब्लॉक 3 आया है क्या वो भी जंक है? वुड यू रेट इट इन द कैटेगरी ऑफ जंक? मैं उसको जंक की कैटेगरी में रेट नहीं करूँगा। उसमें एडवांस्ड रेडार लगा है और उसके रेडार के साथ उन्होंने PL-15 को भी इंटीग्रेट किया गया है, और इस रेडार की कैपेबिलिटीज आर मच बेटर देन द JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। साथ में हेड अप डिस्प्लेज हैं, वाइजर डिस्प्लेज हैं, काफ़ी कुछ ऐसा है जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एक पायलट को बहुत मदद करती है, और साथ में सेंसर फ्यूजन की बेसिक कैपेबिलिटीज उसके अंदर है। इसको मैं 4 और 4.5 जनरेशन के बीच में कहूँगा। हाँ, रफाल से मैच नहीं करूंगा, फिर भी रफाल फिर भी बेटर है, लेकिन रफाल है तो हमारे पास सिर्फ 36, अब एक अगर सपोज वो सही है कि एक लॉस हुआ है तो 35 रह गए हमारे पास। तो 35 कहाँ कंपेयर करें, उनके पास 180 हैं, जिसमें से 50 से 55 तो उनके पास ब्लॉक जो 3 है वो वाले हैं, और वो अब क्या कर रहा है अपने ब्लॉक 1 और 2 को भी अपग्रेड करता जा रहा है उसको ब्लॉक 3 में, और साथ में अपने F-7P और PG स्क्वाड्स को हटाते हुए, नंबर प्लेट यानी कि रिटायर करते हुए, उनको रीजनरेट कर रहा है एज JF-17, तो ताकि उसकी फ्लीट में JF-17s होंगे, J-10s होंगे और साथ में J-35 ऐसे एडवांस जहाज ही रहेंगे थोड़े और 5 या 10 साल के अंदर। सर हमारी एयरफोर्स में सर हम तो अभी तक MiG-21 बाइसन यूज़ कर रहे हैं, और आप क्वेश्चन करिए तो कहते हैं इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। मशीन तो मैटर ही नहीं करती सर, सब मैन बिहाइंड द मशीन मैटर करता है। तो अगर मैन बिहाइंड द मशीन ही मैटर करता है तो इतने जहाज गिरते कैसे हैं फिर? वैभव जी, आपने तो मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख दी और साथ में ये भी कह दिया कि बोलोगे पायलट मैटर नहीं करता, अगर बोलोगे तो ये है वो। सो बहुत ही अच्छा प्रश्न है वैभव जी। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैन बिहाइंड द मशीन तो मैटर करता। हमारे जांबाज जो पायलट्स हैं, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे नौसैनिक हैं, पूरे विश्व में मशहूर हैं। जब भी कहीं प्रॉब्लम होती है ना, वो ये सोचते हैं पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है तो भारत की भेजो। अरे हमने तो पाकिस्तानियों उसको एयरलिफ्ट किया हेलीकॉप्टर के अंदर, उनकी यूनिट्स को बचाया, उनकी बटालियंस को बचा के निकाला है कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। तो हमारे पायलट्स, हमारे एयर वॉरियर्स, सैनिक और नौसैनिक जो है, उनका कोई मिसाल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि वो क्यों सही है? क्योंकि हमारे इधर डेमोक्रेसी, हमारे देश में हमारे आर्म फोर्सेस जो है प्रोफेशनल है, वो अपना काम प्रोफेशनली करते हैं। ट्रेनिंग एक Su-75 की भी बात चल रही है, एक F-21 की भी बात हो, सारे 4 से 4.5 जनरेशन के हैं, उनमें से कोई भी 5th जनरेशन नहीं है। कभी भी जहाज आप अभी खरीद रहे हैं, आप कभी भी पीछे की टेक्नोलॉजी मत खरीदिए, क्योंकि बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी। आप एटलीस्ट आज की टेक्नोलॉजी लीजिए, क्योंकि आज जब 200 के करीब J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चीन में फ्लाई कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी कम से कम 40-50 एकदम होने चाहिए 5th जनरेशन। तो वो कैसे करेंगे हम एकदम? हम वेट नहीं कर सकते 2035 के लिए, जब हमारा M का पहली बारी प्रोड्यूस होगा। और HAL की डेडलाइंस तो आपको पता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ 18 महीने, कभी 2 साल, कभी 5 साल, उनका तो कोई गारंटी नहीं कि वो कब आपको जहाज देंगे। और इस बात पे तो एयर चीफ भी काफ़ी दुखी होकर बोला था कि आई हैव नो फेथ ऑन यू, HAL के ऊपर उसने ये बोला था, ये फरवरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें अगर आज चूज करना है, हमें लॉन्ग टर्म तो देखना कि भारत के होनी चाहिए इंडिजिनस, जैसे कि M का हो गया, जैसे कि हमारा Mark 1 हो गया। Mark 2 क्यों खरीद रहे हैं हम? वो फिर 2nd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन का जहाज है, 4.5 का। अरे भाई, अभी तो उसका प्रोटोटाइप भी फ्लाई नहीं किया। आप मुझे बताइए, जहां 5th जनरेशन जहाज फ्लाई कर रहे हैं और 6th जनरेशन 2 अलग अलग टाइप के चीन फ्लाई कर रहा है, दिसंबर में उसने फ्लाई किए थे, आपको याद होगा, वो फ्लाई कर रहा है। अरे 2035 में तो 6th जनरेशन उसके पास 200 होंगे, फिर तब आप क्या करोगे? आपका तो पहला 5th जनरेशन तब आ रहा होगा। ये शॉर्ट टर्म गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट में है लोग, मेरी उनसे दरख्वास्त है, डिले ना करें। 12 हमारे स्क्वाड्रन ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। कौन से 12 स्क्वाड्रन? 6 स्क्वाड्रन जैगुआर के, जिसमें से 3 क्रैश हुए इस साल, क्योंकि जब जहाज 35-40 साल से ऊपर चला जाता है तो उसमें स्ट्रक्चरल फेलियर्स होने शुरू हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाता है जहाज। कोई भी चीज़ है, आप सोचिए 15 साल की डीजल कार को तो हम रोकने के लिए हमने ऑर्डर भी पास किए थे और फिर उसके बाद वापस ले लिए, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि ये कारें जो है अब उतनी एडवांस नहीं है और ये काफ़ी पोल्यूट करती हैं, इसलिए इनको रोक दिया जाए। अरे 40 साल का जहाज जो इतना बुढ़ा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पायलट को भी उस पर करते हैं, उसके डेंजर में लेके आते हैं। जब अब 3 पायलट्स की डेथ हो गई है इस साल में,
तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जो भी ये चैनल देख रहा है, कि हमें बहुत जरूरी है 5th जनरेशन चार्ज लेके आए। और जो बाकी 6 स्क्वाड हैं, 3 स्क्वाड मिग-29, 3 स्क्वाड मिराज 2000, वो भी 30 से 35 साल पूरे कर चुके हैं। तो अभी इनको हमें रिटायर करना था, बट क्योंकि अभी हमारे पास कोई जहाज नहीं है, हम इनको 2 साल के बाद से रिटायर करना शुरू करेंगे। अभी पाकिस्तान के पास 22 स्क्वाड के करीब हो जाएंगे इस साल में। उसके बाद वो और बनाता जा रहा है, एक स्क्वाड हर साल JF-17 का, तो और एक J-10 का स्क्वाड आ रहा है, तो 23 स्क्वाड उसके हो गए। हमारे 29 अभी हैं। अगर 2 साल बाद हमारा एक आधा और रिटायर किया और एक आधा और अगर आ भी गया मार्क 1 का, तो हमारा 29 और 23 हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। और पाकिस्तान तो 2 स्क्वाड उसके पास 5th जनरेशन के होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म गैप को भी हम फिल करें जब हम अपनी लॉन्ग टर्म इंडिजिनस कैपेबिलिटी बना रहे हैं। सर एक सवाल, मतलब आप पाकिस्तान एयरफोर्स के